हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जलवायु वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर इसको खुद एक बार खुद चैप्टर को खुद आप प्रिपरेशन करना, खुद चैप्टर को पढ़ना। बच्चों, जलवायु होती क्या है? जलवायु यानी कि क्लाइमेट, हमारे आसपास यानी कि हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु या जो भी है, जो भी इसके अंदर परिवर्तन देखते हैं उसको जलवायु कहते हैं। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों या अफवाहों के बारे में पढ़ चुके हों। किसी क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि तीन मूल तत्वों को जरूरी है। 2 तत्व होते हैं, 2 तत्व ये हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? इस अध्याय में हम तीसरे तत्व के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 2 तत्व हमारे कौन कौन से हो गए? नंबर 1 स्थलाकृति और दूसरा है अफवाह यानी कि नदियाँ। तीसरा तत्व है हमारा जलवायु। अब इस अध्याय के अंदर हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। आप तीसरे अर्थात हमारे देश के वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं और मई जून के अंदर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जून एवं जुलाई के अंदर वर्षा ऋतु होती है। आपको पता होगा यही परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाती है। एक विशाल क्षेत्र में, एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, तो हमारा जब हम इंडिया की हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र जब है, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ हम जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर या मध्य भारत के अंदर, मिडल इंडिया में, और हम साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं, या नॉर्थ इंडिया के अंदर, और ईस्ट इंडिया के अंदर, और वेस्ट में, तो हर जगह देखेंगे तो जो क्लाइमेट है वो हर जगह एक समान नहीं होगा। यानी कि संपूर्ण भारत में जो क्लाइमेट है वो आपको एक साथ नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ अभी आपको थोड़ा सा, जैसे आप देखोगे अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी मिलेगी, मिडिल इंडिया के अंदर अब आपको लू का मौसम आ जाएगा, वहीं साउथ इंडिया के अंदर ना गर्मी है ना सर्दी है, तो क्लाइमेट तो बराबर होगा। तो ये हम देखते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग मतलब कि टेम्परेचर या जलवायु पाई जाती है। एक विशाल क्षेत्र में एक लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं की विविधताओं को कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाती है। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं? यानी कि हम किसी भी जलवायु के तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तत्व कौन कौन सा होता है? सबसे पहला तत्व होता है तापमान। यानी कि तापमान, किसी क्षेत्र का तापमान किस प्रकार का होगा, यानी कि कैसा होगा तापमान, कैसा गर्म होगा, सर्द होगा, या किस प्रकार का तापमान होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा होता है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर हम दाब, पवन की ताप, ऊर्जा, वर्षण इत्यादि इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ सप्ताह या महीनों में वायुमंडल की अवस्थाओं को लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन में गर्म, ठंड, हवादार, आसमान साफ वगैरह ये चीज़ हम देखते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों के अंदर हम बांटते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम बांटते हैं, जैसे शीतकाल, जैसे ग्रीष्मकाल, या अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यानी कि मानसूनी जलवायु सक्रिय है, मानसून सक्रिय है, इसलिए मानसूनी जलवायु के अंदर भारत आता है। तो बच्चों, एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण एशिया में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में हम जलवायु लगभग एक रूपता होती है। देश की जलवायु अवस्था को स्पष्ट करने के लिए इसकी विभिन्न अलग अलग विभिन्नताएं होती है। हम 2 महत्वपूर्ण तत्व यानी कि तापमान और वर्षण को लेकर हम इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर लगभग 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर ये तापमान 20 डिग्री टेम्परेचर आता है, 20 डिग्री टेम्परेचर से भी कम रहता है। तो वहीं द्रास, जम्मू कश्मीर का जो द्रास क्षेत्र है उसके अंदर -45 डिग्री, वहीं तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारत के अंदर तापमान क्या रहता है? 22 डिग्री टेम्परेचर।
तो ये हो गया कि एक ही जगह जो तापमान है वो एक ही जगह बराबर नहीं है, यानी कि जैसलमेर में कुछ है, आपका जम्मू कश्मीर में कुछ है, द्रास में कुछ है, वही तिरुवनंतपुरम में कुछ है। तो तापमान महत्वपूर्ण डिपेंड करता है। दूसरा होता है वर्षण, वर्षा की मात्रा, यानी कि वर्षा। आपने देखा होगा कि जैसलमेर में और लेह के अंदर आप बारिश अलग मिलेगी आपको, वहीं आपका मासिन राम तथा मेघालय के अंदर कुछ जगह मतलब कि वर्षा की मात्रा अलग मिलेगी। आपने देखा होगा कि मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर से लेकर और लद्दाख के अंदर वही 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं लद्दाख के अंदर केवल 10 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है। तो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसम तथा ऋतुओं का अंतर ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मौसम तथा ऋतुओं का अंतर ये हमें सामान्य तौर पर पाया जाता है। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को इनकी कंट्रोल करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अक्षांश, यानी कि अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानते होंगे, अक्षांश रेखाएं। दूसरा होता है हमारा इसके अंदर ऊंचाई, यानी कि किस ऊंचाई के ऊपर स्थित है, ऊंचाई किस हाइट के ऊपर कोई क्षेत्र स्थित है। तीसरा है वायुदाब, यानी कि वायुदाब प्रेशर। बैठे बेटा। वायुदाब, वायुदाब का क्या प्रेशर होता है। नेक्स्ट है पवन तंत्र और समुद्र से दूरी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी, इनकी किस क्षेत्र की समुद्र तल से कितनी दूरी है। और आगे है उच्चावच, यानी कि वहाँ रहने वाली यानी कि जीव जातियाँ उनके ऊपर किस प्रकार से। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता रहता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। किसी क्षेत्र की वायु दाब और पवन तंत्र ये वहाँ के वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरा होता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी समुद्र तल से किस तरफ बहने वाली हैं, समुद्र से किस तरफ बहती हैं, वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु को महत्वपूर्ण प्रभावित करती है। अतः हम यही कहेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं, ऊंचाई, वायुदाब और समुद्र तल ये किसी जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। अक्षांशों के बारे में एक बार फिर से आपको बताता हूँ। अक्षांश करक वर्त के अंदर, यानी कि वर्त के अंदर के मध्य में पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर और मिजोरम तक गुजरती हुई रेखा को वह विभिन्न 2 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर बांटती है। तो वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को महत्वपूर्ण प्रभावित करती है। यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो मतलब कि अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी क्षेत्र की जलवायु को महत्वपूर्ण प्रभावित करती है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, लगभग मान के चलते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की मानते तो 8848 है, आपको पता होगा। तो भारत की तटीय क्षेत्र की विशालतम रेखाएं ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और हिमालय मध्य तथा आने से यह ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है और इन्हीं के कारण यह वहाँ की जलवायु को भी प्रभावित करती है। वायुदाब तथा पवन तंत्र, भारत की जलवायु से संबंधित मौसम की जानकारी, यानी कि भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें जो चलती हैं ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वायु पट्टी पर से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती है और सामान्यतः इन पवनों के अंदर नमी की मात्रा होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों की ओर उत्पन्न होती है और इसलिए इन पवनों में वर्षा कम नहीं होती, बल्कि शुष्क क्षेत्रों के अंदर ये इस प्रकार की वर्षाएं शुष्क क्षेत्रों के अंदर भी वर्षा होती है। भारत की वायु दाब में पवन तंत्र तथा अद्वितीय है। शीत ऋतु के अंदर
शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर तथा उच्च दाब होता है और जो क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाओं की ओर दाब को महासागरीय दाब की ओर प्रभावित करती है। जेठ धाराएं क्या हैं? देखो बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री से और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको हम जेठ धाराओं के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। दक्षिण की ओर वो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इनकी ये चीज़ आप अपनी जब एनसीईआरटी किताब के अंदर देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब होता है भारतीय मानसून के बारे में हम बताते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया और पवन तंत्र की दिशा को उलट जाने के कारण उसमें जहाज पवन तथा प्रवाह की ओर प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर तथा दाब की अवस्थाओं के कारण भी यह परिवर्तन होता रहता है। स्थल तथा जल के गर्म ठंडे होने के विभेदीकरण की क्रिया को भी यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र की ओर यह गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है और यह हिंद महासागर तथा मेडागास्कर के लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर ये चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समुद्र तल से लगभग 8 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को उच्च दाब की ओर निर्माण करता है। ये भारतीय जलवायु को महत्वपूर्ण तथा प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर में दाब की अवस्थाओं को परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करती है। सामान्यतः जब हम दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग की ओर दाब जाते हैं तो हिंद महासागर के उष्ण और उच्च कटिबंधीय पूर्वी क्षेत्र के भाग में भी दाब पैदा हो जाती है। ये मैं मैप के माध्यम से मैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझा भी दूंगा, सर मैप के माध्यम से उसको। अभी आज मेरी तबीयत कुछ थोड़ी बच्चों ख़राब भी है, ख़राब चल रही है मेरी, 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको कि आपके लिए क्लासेस लूँ और क्लास करूँ। आप देख रहे होंगे शायद मेरी तबीयत काफ़ी नासार चल रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है और इसलिए मैं आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं समझा पा रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और मानसून का आगमन तथा वापसी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा।